नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर आ चुका है। सभी की नजर प्रथम चरण के मतदान पर है, जिसके लिए कल शाम 6 बजे प्रचार अभियान बंद हो गया। पहले चरण में 10 फरवरी यानी कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। इस इलाके में मुख्य मुकाबला सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। पहले चरण के मतदान में सभी की निगाहें योगी कैबिनेट के 9 मंत्रियों पर टिकी हैं। इन 9 मंत्रियों की सीटों पर चुनाव इसी 10 फरवरी को है। ये 9 मंत्री पश्चिमी यूपी में बीजेपी की ताकत हैं। उनका प्रदर्शन इस चुनाव में बीजेपी के सफर को आसान या मुश्किल बनाने में भूमिका निभाएगा। ये मंत्री हैं मथुरा से विधायक एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, शिकारपुर से विधायक एवं वन पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा, थाना भवन सीट से विधायक एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा, गाजियाबाद से विधायक एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, हस्तिनापुर से विधायक और बाढ़ मंत्री दिनेश खटीक। इनमें अतरौली से विधायक और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह, आगरा कैंट के विधायक एवं समाज कल्याण मंत्री GS धर्मेश, मुजफ्फरनगर सदर से विधायक एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, छाता से विधायक एवं डेयरी मंत्री नारायण चौधरी भी शामिल हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर हमला करने के बाद अब विपक्षी दल पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी मांगने को कहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र राज्य का अपमान किया है और इसलिए उन्हें पूरे राज्य से माफी मांगनी चाहिए। पटोले का कहना है कि बुधवार को कांग्रेस पूरे राज्य में बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा था कि जब पूरा देश कोरोना से एक साथ लड़ रहा था, तब मुंबई के रेलवे स्टेशनों के बाहर कांग्रेस के नेता मजदूरों को मुफ्त में ट्रेन की टिकट बांट रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, जब केंद्र सरकार ने यूपी और बिहार के मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, तब उन मुश्किल हालातों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन मजदूरों को उनके घर सकुशल पहुंचाया था। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि पीएम का पूरा भाषण कांग्रेस के ऊपर था, उन्होंने कोरोना से लेकर बाकी चीजों के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, तो इस पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कांग्रेस के ऊपर इसलिए था क्योंकि वो कांग्रेस से डरते हैं। कांग्रेस सच बोलती है और उनको डर लगता है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, मित्र हैं, जिससे झूठ फैलाया हुआ है, तो डर तो होगा ही। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही राहुल ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि वो इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या डर है जिसको छुपा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उन पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराने के लिए दबाव डाला गया। पत्र में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस काम में मदद करने से इनकार किया तो उनको ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग की है। राउत ने कहा है कि मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी गई और यहाँ तक कहा गया कि मेरी किस्मत एक पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की तरह हो सकती है, जिन्होंने कई साल सलाखों के पीछे बिताए। राउत ने ये शिकायत की कॉपी विपक्ष के 11 नेताओं को भी भेजी है, जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा है कि वो चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, ये एक औरत का अधिकार है कि वो खुद तय करे कि वो क्या पहनना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी घमासान के बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजाई ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब पहनकर रोके जाने की खबर को ट्वीट करते हुए मुस्लिम छात्रा का कोट किया है कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। हरियाणा में अब सरकार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इस ड्राफ्ट के तहत बलपूर्वक, अनुचित तरीके, जबरदस्ती, धोखे या चालाकी से शादी के लिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और ये ऐसा करना अपराध होगा। अधिकारियों का कहना है कि विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की नई वीसी शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित ने कहा कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। वीसी ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई। बता दें कि एक अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट के बाद जेएनयू की वीसी विवादों में आ गई थी। इस हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सेंट स्टीफन कॉलेज को सांप्रदायिक कैंपस बताया गया था। ट्वीट में भारत के ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल किया गया था और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से बीमार जिहादी बताया गया था। विवाद के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। जेएनयू की वीसी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। ये पता चला है कि इस अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था और इस तरह का ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर से ही इस हरकत को किसी ने अंजाम दिया है। भारत में पिछले एक दिन में 71,365 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले मंगलवार को दर्ज किए गए मामलों से अधिक हैं। मंगलवार को एक दिन में 67,000 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन दर्ज किए गए मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। वहीं भारत में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 8,92,828 हो गया है और रिकवरी रेट 96.7% है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि रूस की ओर से स्थिति को खराब नहीं किया जाएगा। मैक्रों ने हाल ही में पुतिन से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की। मैक्रों ने इस संकट को बातचीत के जरिए सुलझाए जाने की उम्मीद जताई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।